अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो परसों, कल और आज 19, 20 और 21 नवंबर की क्या सिग्निफिकेंस थी और है, और क्यों जानबूझकर इन्हीं 3 दिनों का इंतखाब किया गया एक ख़ास सर्टन किस्म का तमाशा करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए कितनी भोंडी साजिश की गई उस पर बात करेंगे। और किस तरह से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो हर साल अब उनकी वफात के बाद होती है, उसको जानबूझकर किस तरह से नून लीग का एक बाकायदा जलसा बना दिया गया तकरीबन, और इसको पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जानबूझकर कैसे इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ को उन्होंने क्लोजिंग सेशन में बाकायदा मेहमान खुसूसी के तौर पर उनका एक वर्चुअल सेशन रखवाया जिसमें उन्होंने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, उनको मतलूब है, पाकिस्तान की जेल से भागा हुआ मुजरिम जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अवाम को और अदालत को बेवकूफ़ बनाकर चलता बना, उस शख्स को आप बुलाते हैं कि वो पाकिस्तान में निज़ाम की बेहतरी की बात करे, वो ये बताए कि कैसे जिनकी हक तलफी होती है लोगों की, उनको कैसे हुकूक दिलवाए जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ आज तक एक ही हक तलफी हुई है, और वो ये कि उनको करप्शन पर सवाल पूछ लिया गया है, और यही तकलीफ कुछ वकला को भी है, और यही तकलीफ कुछ माजरत के साथ कुछ जज साहिबान को भी है, जिन्होंने भरपूर कोशिश करके उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन हिकमत वाला है, अल्लाह की तदबीर के आगे किसी की नहीं चलती। अली अहमद कुर्द, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि वो अली अहमद कुर्द जिन्होंने सारी ज़िंदगी कोई नोटेबल केस नहीं पकड़ा, कोई ऐसा पाकिस्तान में कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, सिवाय इसके कि इफ्तिखार चौधरी की जो अदलिया बहाली मूवमेंट थी, वो भी चूँकि ज़ाहिर है कि वो राना सनाउल्लाह के फ़र्स्ट कज़न थे, और ज़ाहिर है कि नून लीग का बहुत उनके साथ एक एफिनिटी थी, और नून लीग ने चूँकि जैसे एतजाज़ हसन साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में TV पर बहुत तफसील से समझाया कि कैसे नवाज शरीफ ख़ानदान ने अदलिया पर साइंटिफिकली इन्वेस्ट किया। उन्होंने ये टर्म यूज़ की कि इन्होंने बहुत साइंटिफिकली इन्वेस्ट किया है कि आज उनके लगाए गए पौधे तनावर दरख्त बन गए हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। और उन्होंने जजेस को भी सवाल पूछा एतजाज़ साहब ने कि ये जो जजेस कुछ दुनियावी लालच में, कुछ दुनियावी पोजीशंस और पोस्टिंग्स के चक्कर में कि हमें ये पोजीशन मिल जाएगी, हम इनको ये बेनिफिट दे देते हैं, यहाँ पर इस केस में इनको छोड़ देते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद हमें ये मराहत मिल सकें, उनको भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान की साख किस कदर ख़राब कर रहे हैं आलमी सतह पर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो 19, 20, 21 तारीख ये इसलिए समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये परसों, कल और आज का दिन आप सब जानते हैं कि गुरु नानक का जो इवेंट था उस पर पूरी दुनिया से जो सिख, ज़ाहिर है सिखों के लिए जिस तरह हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, कि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, हम बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, इसी तरह सिखों के लिए बाबा गुरु नानक जो हैं वो उनकी बहुत बड़ी रिलीजियस फिगर हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जब भारत ने ये देखा, और जाहिर है कि भारत के जो भारत नवाज साथी जो भले पाकिस्तान के अंदर बैठे हों या बाहर बैठे हों, और पाकिस्तान में जाहिर है कि उनका इन्फ्लुएंस और लिंक्स मौजूद हैं समेत मियाँ साहब के, तो जब वो ये देखते हैं कि भारत तो जलील हो रहा है, कि अब वो फार्मर्स एक्ट वापस लेना पड़ा ना भारत को, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसे पंजाबी में कहते हैं 100 गंडे भी खा दे तो 100 छितर भी खा दे, गंडा प्याज को कहते हैं पंजाबी में। तो ये 100 हिसाब है इनका कि आपने जलील भी हुए मोदी साहब पूरी दुनिया में, और अब आपको वही करना पड़ा जो कि आपकी आवाम ने कहा। अब सिख जो हैं, भारत में सिखों को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जाता है, तमाम माइनॉरिटीज़ को मिसट्रीट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को ख़ास तौर पे ये देखकर भारत ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अपसेट था कि पाकिस्तान में जो सिख यात्री हैं वो बहुत खुश आ रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद सिख कम्युनिटी बहुत खुश है, और ये ज़ाहिर है कि इट सेंड्स अक्रॉस अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड पीसफुल मैसेज अबाउट पाकिस्तान। तो वो जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए FATF की लिस्ट में डलवाने की वो जो कोशिश है, इनकी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान खुदा न खास्ता अल्लाह न करे जो ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश करते हैं, या कम अज़ कम ग्रे लिस्ट में डला रहे पाकिस्तान, जो कि बाय द वे नवाज शरीफ दौर में ही डला था ग्रे लिस्ट में, अभी रिसेंटली जो डला है। और जिस तरह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है उसके हवाले से पाकिस्तान को एक टेररिज्म के हवाले से एक हाई अलर्ट, हाई सेंसिटिव जो है ओवर सेंसिटिव मुल्क के तौर पर जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि जी यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं, तो उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ये चंद गंदे अंडे इनकी मदद करते हैं जिस वजह से ये मुमकिन हो पाता है। तो इस
पीसफुल मैसेज को कैंसिल करने के लिए, नलिफाई करने के लिए और इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए जानबूझकर इन 3 दिनों में ऐसा एक नया तमाशा शुरू किया गया जिसमें अली अहमद कुर्द से तकरीर करवाई गई। वरना हामिद पीर क्या काम है ह्यूमन राइट्स के लिए? हामिद पीर ने आज तक किया ही क्या ह्यूमन राइट्स के लिए? बलोचिस्तान में जाके शरपसंद अनासिर के इंटरव्यू कर लेना और उनसे पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करवा लेना, ये ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना नहीं है। ये तो आप अपने ही मुल्क को उसकी जड़ें काटने में हेल्प कर रहे हैं ना। जबकि अब वो क्या था, हुसैन मुबारक पटेल का जाली पासपोर्ट लेके जो फिर रहा था कुलभूषण यादव, तो वो बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था ना फसाद फैलाता हुआ, जिसने कहा कि मैं 40 रॉ के एजेंट्स अब तक ट्रेन कर चुका हूँ। सो ये बड़ी समझने की बातें हैं कि जानबूझ के स्ट्रेटिजिकली ऐसे मौके पर पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। और जब जाहिर है आप पाकिस्तान की फ़ौज पर जब बात करते हैं, यानी भारत के रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान, रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बात करते हैं, खुलेआम एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान की ISI हमसे कहीं बेहतर है और वो नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया की। सो आप उसी को टारगेट करते हैं, आप उसी फौज पे, आपको शर्म नहीं आती जहर उगलते हुए। अली अहमद कुर्द साहब ने फरमाया कि जी ये जो 126वें नंबर पे अदलिया आई है उसकी कारकर्दगी, जो आपको पता है माशाल्लाह हमने शान शौकत से 130 में से 126वीं पोजीशन ली है इन टर्म्स ऑफ आवर जुडिशल परफॉर्मेंस। तो उसमें खैर से अली अहमद कुर्द साहब ने फरमाया कि ये जर्नैल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये फ़ौज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन्होंने ये किया है। तो जनाब फिर पाकिस्तानी अवाम आपसे सवाल पूछती है कि गलत ज़मानतें दें आप, गलत फैसले करें आप, ताकतवर मुजरिमों को खुलेआम छोड़ दें आप, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इतने बड़े ताकतवर मुजरिम को जाने दें आप, कमज़ोर मुजरिम, गरीब का बच्चा बेचारा छोटी सी चोरी पर, मामूली से जुर्म का इर्तिकाब करके वो सारी ज़िंदगी चक्की पीसता रहे, लेकिन उसकी आपको फिक्र नहीं होती। ताकतवर मुजरिम की ज़िंदगी की गारंटी इमरान खान से मांगें आप। गलत जाली कतरी ख़त की तर्ज पर एक नया एफिडेविट जो कि राना शमीम, जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम, जिनको साहिवाल से चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान लेकर गए हों आप, साहिवाल से उठाकर नवाज दिया हो आपने GB में बतौर चीफ जस्टिस, और फिर वो आपकी सिंध में वकला विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हों राना शमीम, और फिर वो आउट ऑफ नोवेयर अपने भाई का जनाजा छोड़कर आपके हुक्म पर भागे भागे जाएं और इंग्लैंड जाकर वो एक ऐसी गवाही दें जिसका भांडा उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला फोड़ दें कि जस्टिस आमिर फारूक तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे पाकिस्तान में जबकि आप बात कर रहे हैं। तो सारे के सारे जब डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो मुजरिम निकलें आप। जस्टिस आमिर फारूक को टारगेट आप इसलिए करें कि राना शमीम से जानबूझ के जो टारगेट करवाया गया ये इसीलिए कि मरियम का मौजूदा केस वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मरियम की एक्विटल, जो कल एतजाज़ हसन साहब ने बात की कि मरियम को रिहा करवाने का चक्कर है कि अगले इलेक्शन से पहले पहले मरियम किसी तरह से रिहा हो जाए। तो ये सारी खिचड़ी पकाएं आप और कसूरवार पाकिस्तान की फ़ौज को ठहराएं। शर्म का मकाम है। पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई कि वो अब ये वो 15-20 साल पहले वाला दौर नहीं है कि कोई जैसी भी डील्स करे और आप भाग जाएं और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम को आप बेवकूफ़ बनाएं। जिस मियाँ साहब 10 साल का मुआहिदा करके सऊदीया भाग गए थे, जब जद्दा चले गए थे तो कहते थे मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया। उसके बाद जब खैर से सऊदीया से ही कॉन्फर्मेशन आ गई और वो पब्लिक हो गई बात की गए थे, तो फिर फरमाया नहीं मैं 5 साल का मुआहिदा करके गया था, फिर कहा नहीं मैं 7 साल का मुआहिदा करके गया था, फिर फरमाया कि नहीं मैं 10 साल का मुआहिदा करके गया था, फिर आपको मानना पड़ा। तो पहली बार में ही सच बोल दिया करें। सो अली अहमद कुर्द पहले तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लें कि आपकी जो अदलिया की जितनी भी नाकिस कारकर्दगी और ये नालायकियाँ हैं, इसके लिए आप फ़ौज को उस अदलिया को बरीउज़्ज़मा ठहराकर आप फ़ौज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे और चलते बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम आपसे सवाल पूछेगी। सो मुझे आज अज़हर सिद्दीक़ साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ सुप्रीम कोर्ट के बड़े मायनाज़ लॉयर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब हमारे एक सीनियर वकील हैं जिन्होंने एक नया काम ये शुरू किया है कि वो ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की पूरी अब तहकीक कर रहे हैं कि इसमें जानबूझकर ये क्या एजेंडा था, इसमें कौन कौन किससे कनेक्टेड था, किसने इसको स्पॉन्सर किया और इसमें पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कहाँ से बात आ गई। इसमें हमारे जजेस के लिए भी सोचने का मकाम है कि आपकी अदलिया को, ठीक है चीफ जस्टिस साहब ने तो खुलकर उनको जवाब दिए, लेकिन आप इतने हाई स्टैचर के जो जजेस हैं
وہ کیوں ایسے ایونٹ پہ گئے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہی کسی طرح زہر اگلنے اور عدلیہ کو بھی نشانہ بنا دیا. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی شخص سال بھر بجلی کا بل نہ دے اور جب بجلی کا کنیکشن کٹ جائے بل نہ دینے کی وجہ سے مسلسل, تو وہ اپنے ہمسائے کو کوسنے لگے. یہ بالکل وہ بات کی ہے کرد صاحب نے کہ نالائکیاں عدلیہ کی اپنی, لیکن وہ کیا کہتے ہیں سارا کچھ فوج تے پا دیو یا سارا کچھ عمران خان تے پا دیو, ایسے نہیں چلے گا. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ پاکستان ایک طرف اتنے سینسٹیو مرحلے سے گزر رہا ہے کہ جہاں پہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی جو بات ہے اس کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہماری دنیا میں ایک ساکھ اچھے طریقے سے برقرار رہنی چاہیے, لیکن آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں. شرم کی بات ہے. مائنورٹیز پاکستان میں اللہ کا شکر ہے دیگر یہ جو بھارت اور ہمارا جو ایک سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے اس کی نسبت اس قدر بہتر کلچر پاکستان میں ہے ماشاءاللہ سے, لیکن پھر بھی آپ اس طرح کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں, کچھ تو شرم کریں. سو یہ علی احمد کرد صاحب کا تو یہ جو ان کو جس نے بھی چابی دی ہے اس کا تو خیر سارا کا سارا مقصد ایکسپوز ہو گیا ہے. لیکن اب سے آئندہ سے آسمان جہانگیر کانفرنس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ججز کو بھی اب دیکھنا ہوگا کہ یہ بلاتے تو آپ کو آسمان جہانگیر کی یاد میں جو بڑی ان کی اپنے تئیں وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر اینڈ آل تھیں, اسی چیز پر ان کو ظاہر ساری زندگی فنڈنگ شنڈنگ بھی ملتی رہی این جی او کو, لیکن کیا پاکستان کے اداروں کو گالی کھاتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ آپ اس کا حصہ بھی ہیں اور آپ بہتر کر بھی سکتے ہیں؟ اور کیا اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کا جو سارا نزلہ ہے وہ کسی اور پر, اور وہ بھی پاکستان کی وہ فوج جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے, یعنی دشمن بھی کہے کہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے پاکستان کی, اس پر وہ اس ادارے کے لوگ, اس ادارے کے حامی جو اس کی ناقص کارکردگی کا باقاعدہ پارٹ اینڈ پارسل حصہ ہیں, وہ بات کر رہے ہیں جو 130 میں سے 126ویں پوزیشن جنہوں نے لی ہے. سو یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا سا حساب ہو گیا. فواد چودھری کو بھی بلایا گیا تھا اس ایونٹ پہ لیکن وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ جب آپ ایک ایبسکانڈر, ایک کانوکٹ, مفرور مجرم, عدالتوں سے جیلوں سے بھاگے ہوئے مجرم کو جب آپ بلائیں گے تو میں ایسے ایونٹ میں آنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. یہ ایک باعزت رسپانس ہوتا ہے کسی باعزت انسان کا, یہ غیرت والا رسپانس ہے. یہ ہر پاکستانی سٹیزن کا ایسا ہی رسپانس ہونا چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ نواز شریف, اٹس اباؤٹ دا فیکٹ کہ ایک ایبسکانڈر کرمنل جس نے پاکستان کے ساتھ بہت برا کیا ہے, پاکستان کو لوٹ لوٹ کر کہیں کا چھوڑا نہیں, اس کے ساتھ آج بھی آپ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. سو اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, پھر آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.